नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव में आओ और जीत कर दिखाओ, जनता के दरबार में हो जाएगा फैसला। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का दिया आदेश। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राजीव नगर में 2 दिन से चल रहा था प्रशासन का बुलडोजर। मानहानि मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी, मुंबई की सेवरी कोर्ट ने जारी किया वारंट। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने किया था केस दर्ज। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 327 अंकों की तेजी के साथ 52,235 अंक पर हुआ बंद, तो निफ्टी 84 अंकों की बढ़त के साथ 15,835 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर हेट स्पीच से जुड़ी हुई है। देश में पिछले कुछ सालों में एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में सरकार से इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज किया और उसका नतीजा आज सबके सामने है। ऐसे में अब देश की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार दबाव में आ गई है और मजबूरन उसे बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी भी लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है। खासकर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार के बाद उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं और विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। ऐसे में अब ममता ने भी गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और गर्मियों की छुट्टी के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई, तो किसने क्या रखी दलीलें, ये भी जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया की और महाराष्ट्र में आज क्या रहा दिन भर का घटनाक्रम। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, पिछले दिनों बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर देश ही नहीं दुनिया में बवाल मच गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा कोई बयान दिया गया है। पिछले कुछ सालों से देश में धर्म संसद के जरिए भी इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रही। लेकिन अब इन हेट स्पीच से देश का माहौल लगातार बदतर होता जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब सरकार को दबाव में एक फैसला करना पड़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें कई भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद हेट स्पीच के मामले ने तूल पकड़ा और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस साल की शुरुआत से ही मुस्लिम संगठनों की ओर से सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में तथाकथित तौर पर हुई धर्म संसद में जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने भले ही चिंता जताई हो, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज ही किया। हाँ, कोर्ट के आदेश पर 1-2 जगह धर्म संसद कराने पर रोक जरूर लगाई। मोदी सरकार के रवैये के चलते देश के हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं और हेट स्पीच देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण है नुपुर शर्मा। साथ ही नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद के क्या परिणाम आए, ये भी सबके सामने है। पहले देश में विरोध हुए और फिर एक व्यक्ति की जान ही चली गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उदयपुर घटना की जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान के लिए उन्हें जमकर फटकार भी लगाई थी। यानी देश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब केंद्र सरकार दबाव में आ गई है और अब हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, जबकि इस कानून को लाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। कई मुस्लिम संगठनों ने मांग की, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सरकार की लापरवाही का नतीजा सबके सामने है। ऐसे में अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार जल्दी ही हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून लाने वाली है। कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस कानून में सिर्फ शांति भंग करने वाला कंटेंट ही नहीं, बल्कि झूठ फैलाने और आक्रामक विचार रखने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में
रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। भेदभाव बढ़ाने वाली और नस्ली भाषा को भी हेट स्पीच के दायरे में रखा जा सकता है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। हेट स्पीच की परिभाषा साफ होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो यूजर्स फेक न्यूज या नफरत भरी बातों को फैलाते हैं, उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। अब सरकार ने तैयारी तो पूरी कर ली है, ऐसे में देखना होगा कि मानसून सत्र के दौरान इस पर चर्चा होगी या नहीं। अब मुश्किल बढ़ी तो सरकार ने कानून लाने की तैयारी कर ली और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। खुद को फंसता देख मोदी सरकार ने ये तरकीब चली है, लेकिन सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है, उसके बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और अब सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या है ममता का आरोप, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश से विदेश तक हंगामा मचा हुआ है। बावजूद इसके ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हुई है और ना ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है और इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद बीजेपी की ओर से रची साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं और आखिर अब तक नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। ममता ने कहा कि आप आग से नहीं खेल सकते। ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ऐसे समय पर की है जब कुछ दिन पहले ही कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन नुपुर शर्मा पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई, जिसके बाद नुपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नुपुर शर्मा को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि सिर्फ मुख ही नहीं, शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश के ट्वीट को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही आयोग ने लेटर जारी कर उत्तर प्रदेश डीजीपी से शिकायत की है और निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग की है। ममता का कहना है कि नुपुर का बयान बीजेपी की सोची समझी साजिश थी और सरकार नुपुर को बचाने की कोशिश कर रही है। अब ममता के दावों में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना तो मुश्किल है। वैसे दावों और दलीलों का दौर तो आज वाराणसी कोर्ट में भी चला, जहां ज्ञानवापी विवाद मामले में आज 1 महीने से ज्यादा समय बाद सुनवाई हुई। क्या हुआ सुनवाई के दौरान, किसने क्या दी दलीलें, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की याचिका पर फिर सुनवाई शुरू हुई। आज अदालत में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने को कहा गया। आपको बता दें कि हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की है। इससे पहले अदालत ने मामले को 4 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुनवाई के दौरान आपत्ति के 52 में से 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें पेश की। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस मेरिट पर सुना गया। सबको सुनने के बाद 12 जुलाई को सुनवाई की अगली डेट तय की गई है। 12 जुलाई को जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव अगली तारीख पर मुकदमे को खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे। कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष के अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये बनाए रखने योग्य है। वहाँ पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। इससे पहले 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने के लिए 39 पॉइंट पर दलीलें रखी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा, यानी देश की आजादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। वहीं हिंदू पक्ष की महिलाओं का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, जहां देश की आजादी के बाद 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की देखरेख अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी करती है। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी और अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। जहां ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई हुई, तो वहीं अब अग्निपथ योजना का मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है और इस स्कीम के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई को कोर्ट राजी भी हो गया है। तो कब होगी इस मामले में सुनवाई, देखेंगे इस रिपोर्ट में।
जब से केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, तब से देश में बवाल मचा हुआ है। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर इस योजना के खिलाफ विरोध जताया है, तो विपक्ष ने भी युवाओं का साथ दिया। ऐसे में अब बढ़ते बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल वकील एमएल शर्मा ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। याचिका में कहा गया है कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। साल 2017 में 70,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना को लाए जाने के बाद से उनका करियर दांव पर है। वहीं वकील की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी इस योजना को लेकर 20 जून को जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट से इस योजना को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे। तब इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वहीं अब कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला क्या युवाओं के पक्ष में आएगा या नहीं, अब सभी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है। थल सेना में भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई थी, तो वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून, जबकि नौसेना में 25 जून से ही शुरू हो गई। इस भर्ती में 17 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। अग्निपथ स्कीम मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को राजी हो गया है, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और स्कीम में भर्ती की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। और ऐसे ही महाराष्ट्र मामले में कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन वहां अब नई सरकार भी बन चुकी है और उसने बहुमत भी साबित कर दिया है। तो क्या कुछ रहा आज महाराष्ट्र का घटनाक्रम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण से गुजरना पड़ा और एकनाथ ने ये परीक्षण भी पास कर लिया और उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, वहीं महाविकास आघाड़ी के समर्थन में 99 मत पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों को विधानसभा में एंट्री भी नहीं मिल सकी, यानी एमवीए ने फ्लोर टेस्ट में अच्छी टक्कर दी है। हालांकि शिंदे गुट अपनी इस जीत से खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान भी है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ये कहकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी कि ये सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य अवधि चुनाव की बात तक कर डाली। इधर शरद पवार के मध्य अवधि चुनाव वाले बयान का शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सहमति जताई। साथ ही शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से एनसीपी के अजीत पवार को विपक्ष का नेता बनाया गया है। अजीत पवार के प्रतिपक्ष के नेता बनते ही शिंदे गुट और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी नेता अजीत पवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने के पीछे शरद पवार की खास रणनीति है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की चालों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता और गोगावले को चीफ व्हिप के तौर पर मान्यता मिल गई है। वहीं अब ये लड़ाई शिवसेना पर दावे की भी हो चुकी है। शिंदे गुट अपना दावा पेश कर रहा है, तो वहीं उद्धव अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उद्धव का पलड़ा ज्यादा भारी है। वहीं शिवसेना की रणनीति ने शिंदे के सामने चुनौतियां खड़ी कर रखी हैं। महाराष्ट्र में बड़ी टूट करवाकर बीजेपी ने राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उद्धव को बगावत की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त बगावत तो छिड़ गई है तमिलनाडु में, वो भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। तो किसने की बगावत और क्या है इसकी वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है और तमिलनाडु के सांसद का दावा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनकी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और केंद्र के खिलाफ लड़ाई का ये बिगुल फूंकने वाले डीएम के सांसद हैं ए राजा। बता दें कि तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएम के पार्टी के सांसद ए राजा ने केंद्र सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वो तमिलनाडु को स्वायत्तता प्रदान करे। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि हमें अलग तमिलनाडु देश की मांग करने को मजबूर न किया
किया जाए। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त राजा ने ये बयान दिया उस वक्त मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे और उन्होंने राजा के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए चुप्पी साधे रखी और उनकी इस चुप्पी ने ये संकेत दे दिए कि वो राजा के बयान का समर्थन करते हैं। यानी तमिलनाडु में केंद्र के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण केंद्र की गलत नीतियां हैं और ये आरोप है सांसद राजा का। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। डीएम के सांसद राजा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार हैं, जबकि राज्य सरकारों को कई मामलों में केंद्र के भरोसे रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में तमिलनाडु 6.5% का योगदान देता है, जबकि उसे सिर्फ 2.2% ही वापस मिलता है। छोटे छोटे मामलों में भी राज्य सरकारों को केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है। यानी अगर समय रहते केंद्र ने तमिलनाडु की परेशानियों को हल नहीं किया तो आगे जाकर ये बगावत बड़ा रूप ले सकती है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार ही होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में विफल हुई मोदी सरकार की। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लोग अभी भूले नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों और प्रवासी लोगों में अभी भी खौफ है और टारगेट किलिंग के बाद से ही 4000 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब कश्मीरी पंडितों ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सरकार उनकी सुरक्षा में विफल रही है। तो क्या फैसला लिया है कश्मीरी पंडितों ने, देखिए इस खबर में। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्हीं दावों की पोल बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग ने खोल दी है, जिसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल बना हुआ है और उन घटनाओं के बाद से करीब 70% कर्मचारी घाटी छोड़कर जम्मू जा चुके हैं। तो वहीं 4000 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे ये सभी लोग सरकार से सुरक्षा और घाटी से बाहर पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बाकी कश्मीरी पंडित घाटी में अपने ट्रांजिट कैंपों में कैद हैं। ये लोग हमले की आशंका के चलते अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। इस बीच कई प्रवासी कश्मीरी पंडितों को सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी करने का आदेश मिला है, जिसे मानने से भी कर्मचारियों ने इनकार कर दिया है। इस बीच प्रशासन से बातचीत न हो पाने के कारण कश्मीरी पंडितों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब ये लोग कानूनी जानकारों से बातचीत कर रहे हैं ताकि अपनी मांग को लेकर कोर्ट तक जा सके। तो वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि माहौल में सुधार होने तक पीएम पैकेज कर्मियों को जम्मू के रिलीफ कमिश्नर दफ्तर से जोड़ा जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद भी कर्मचारियों का भरोसा नहीं लौट रहा है। ऐसे में अब कश्मीर के हालात को देखते हुए कश्मीर पंडितों ने ठान लिया है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर ही पोस्टिंग चाहिए। अब वो वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। साफ है सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में विफल रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।